अस्सलाम वालेकुम काशकर भाई, कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला के शुक्र कर्म और फजल से इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। काशकर भाई, इस वीडियो के अंदर हम आलू की जो पैदावार टेक्नोलॉजी है उसके अंदर बात करेंगे कि आलू को किस तरीके से हमें काश्त करना चाहिए। जो काश्तकार ज़मीन की तैयारी के बाद छोटी छोटी गलतियाँ करते हैं, आलू को काश्त करने से पहले जो गलतियाँ करते हैं उनको हम किस तरीके से दुरुस्त कर सकते हैं और आलू से ज़्यादा मुनाफा और ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल कर सकते हैं। काशकर भाई, मैं हूँ उस्मान यूसुफ और आप देख रहे हैं अपना किसान पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। काशकर भाई, आलू के लिए सबसे पहले ज़मीन का तैयार करने के ऊपर बात की जाए कि आलू को किस तरीके से ज़मीन को तैयार किया जाए आलू के लिए। तो देखें, जब हम ज़मीन के अंदर फसलात की काश्त करते हैं तो हम नॉर्मल हल वगैरह चला के फसलात काश्त करते हैं, चाहे मकई, गंदम, चावल हो। लेकिन आलू वाहद फसल है जिसके ऊपर हम सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और हमारा जो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो ज़मीन की तैयारी के ऊपर होता है, क्योंकि सबसे पहली जो चीज़ है वो ज़मीन ही है जिसके हम तैयार करके ज़्यादा फ़ायदा हमें मिलता है, ज़्यादा मुनाफा मिलता है। अगर हम आलू की अच्छे तरीके से तैयारी नहीं करते तो हमें उतना फ़ायदा, उतना प्रॉफिट नहीं मिलता जितना हमें मिलना चाहिए। आलू के ऊपर बहुत ज़्यादा मेहनत होती है, आलू को बहुत ज़्यादा मेहनत से लगाया जाता है और उगाया जाता है और इससे पैदावार हासिल की जाती है। लेकिन ज़मीन की तैयारी करते वक्त छोटी सी गलतियाँ होती हैं जो काश्तकार नहीं करते। साल में एक बार या आलू की काश्त से पहले एक बार आपको गहरा हल जो होता है वो आपको लाजमन चलाना चाहिए। उससे हमें फ़ायदा ये मिलने वाला है कि जो ज़मीन के अंदर जो नमकियात की तह बन जाती है, अगर आप पानी ट्यूबवेल का पानी लगाते हैं तो कुछ ट्यूबवेल के पानी ख़राब होते हैं, उनके अंदर जो नमकियात होते हैं वो ज़्यादा होते हैं। जब ज़मीन को पानी लगाते हैं तो नमकियात ज़मीन जो हमारी एक्स्ट्रा खाद्य होती हैं जो ज़मीन के साथ लीच डाउन हो जाती है पानी के साथ मिलकर ज़मीन से, उन खाद्यों के साथ मिल के वो नमकियात एक तह बना देते हैं। जो तहें हमारे पौधों को नुकसान करती हैं, ख़ास तौर पे आलू को नुकसान पहुंचाती हैं। अगर आप गहरा हल चला दें तो वो तहें जो होंगी वो टूट जाएंगी। तो गहरा हल चलाने के बाद आप रोनी कर दें, रोनी करने के बाद स्वागा मार देंगे तो आपकी जो जड़ी बूटियाँ होगी वो उगाएंगी। उगने के बाद आप एक बार फिर अपना हल चला दें। आपने अब गहरा हल नहीं चलाना, एक बार गहरा हल चलाना है पहले, उसके बाद आप सादा हल चला दें। अगर आप डिस्क हैरो या कोई और चीज़ प्लांटर वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो आप इस्तेमाल करके जड़ी बूटियों को बेहतर तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं, उनको ख़त्म कर सकते हैं, जिनको हम तवे बोलते हैं पंजाबी ज़ुबान में। वो आप एक बार चलाएं, उससे हमारी ज़मीन नरम और भुरभुरी बन जाएगी। उसके बाद आप सादा हल चलाकर सुहागा मार दें और 1 से 2 रोनियाँ नॉर्मल आम रूटीन में की जाती हैं आलू की पैदावार से पहले। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आबो हवा की कि आलू को काश्त करने से पहले आबो हवा किस तरह की होनी चाहिए। देखें, जब दिन और रात का टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री हो जाए, औसतन टेम्परेचर दिन और रात का जमा करके 50 से 52 डिग्री हो, वो टेम्परेचर आलू की काश्त के लिए सबसे बेहतरीन है। अगर इससे ज़्यादा टेम्परेचर है, यानी कि रात के टाइम टेम्परेचर कम होता है, दिन के टाइम टेम्परेचर ज़्यादा होता है, तो अब भी आपको आलू की काश्त जो है नहीं करना चाहिए। आज से 4 से 5 साल पहले चले जाएँ तो आलू की जो काश्त होती थी वो सितंबर के शुरू में कर दी जाती थी। सितंबर के शुरू में अगेता आलू लोग काश्त करना स्टार्ट कर देते थे। लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ रहे हैं, जैसे जैसे साल बढ़ रहे हैं, महीने बढ़ रहे हैं, गर्मी में इजाफा होता जा रहा है और गर्मी अपने टाइम से आगे चलती जा रही है। तो अब इस साल जो आलू की काश्त है वो 15 सितंबर से बाहर स्टार्ट हुई है और कुछ काश्तकार जिन्होंने सबसे अगेती काश्त की वो 15 सितंबर से बाद काश्त कर रहे हैं, और कुछ ऐसे काश्तकार जो अगेती काश्त करना चाहते हैं लेकिन वो अक्टूबर के शुरू में या सितंबर के आखिर में वो काश्त उनकी स्टार्ट उन्होंने की है। ये जो टेम्परेचर है इंतहाई शानदार टेम्परेचर है आलू की काश्त के लिए कि रात और दिन का टेम्परेचर बराबर होना चाहिए और औसतन टेम्परेचर 50 से 52 डिग्री होना चाहिए। इससे ज़्यादा अगर होगा तो जिसको पंजाबी ज़ुबान में हम कहते हैं जी आलू पटाखा मार गया हमारा, हमने काश्त की, ज़मीन बनाई, सब कुछ किया, लेकिन आलू की जर्मिनेशन हुई, जब हमने देखा तो आलू जी फटा हुआ मिला, आलू पटाखा मार गया, वो उससे हमारा बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। तो काश्तकार भाइयों, जब हम ज़मीन की तैयारी कर लेते हैं, टेम्परेचर को देख लेते हैं, उसके बाद जो अगला मरहला आता है वो होता है बीज का मरहला कि हम बीज कौन सा सिलेक्ट करें। कुछ काश्तकारों ने जो उन्होंने पिछले साल वैरायटी काश्त की होती हैं उनसे बीज बना के रखे होते हैं, वही बीजों को वो अगले साल के लिए काश्त करते हैं और फ़ायदा जो है वो उससे हासिल करते हैं। लेकिन कुछ ऐसे चंद काश्तकार हैं जो नए बीज काश्त लगाने का शौक़ रखते हैं, जो हाईलैंड से और दूसरे मुल्कों से बीज आते हैं उनको काश्त करते हैं। वैसे आम मार्केट के अंदर जो ज़्यादा लगाई जाने वाली वैराइटीज़ होती हैं वो रूसी है, लारा है, करोडा है, ये वैराइटी सबसे ज़्यादा लगाई जाती हैं। इसके अलावा कुछ और वैराइटीज़ भी हैं जो सबसे ज़्यादा काश्त की जाती हैं आलू की। एक छोटा काश्तकार जो आलू को 1 से 2 एकड़ पे काश्त करना चाहता है वो इन वैरायटी जो नई आने वाली होती हैं हाईलैंड से या किसी और ममालिक से, उनको अफोर्ड नहीं कर सकता, उनके बीज बहुत महंगे हमें मिलते हैं।
वो बीज आपको मुख्तलिफ जो बीजों वाली दुकानें होती हैं, जो डीलर्स होते हैं, उनसे आपको मिल जाएंगे, वो आप ला के लगा सकते हैं। लेकिन वो काश्तकार जो नहीं लगा सकते वो लेके, तो वो स्टोर से आलू के जो बीज हैं वो देखते हैं, अच्छे बीज ला के लगाते हैं। उनमें भी बीजों की साल के हिसाब से दर्जाबंदी की होती है कि पहले साल का बीज कौन सा है, दूसरे साल का कौन सा है, तीसरे, चौथे और पाँचवें साल का बीज कौन सा है। जो पहला साल, दूसरा और तीसरे साल के बीज होते हैं वो चौथे, पाँचवें, छठे साल की निस्बत महंगे मिलते हैं, और जो चौथे, पाँचवें, छठे साल के बीज हैं वो हमें थोड़े से सस्ते मिलते हैं। और जो छोटा काश्तकार होता है वही लाके काश्त करता है, क्योंकि ये जो बीज होते हैं ये बीज ज़मीन में रच चुके होते हैं, इन पे बीमारियों का अटैक ज़्यादा होता है, सब कुछ ज़्यादा होता है। लेकिन वो काश्तकार बेचारा क्या करे, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इतनी सख्त नहीं है कि वो नए बीज लगा के ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। आलू की जो काश्तकारी है इसके अंदर किसी नए बंदे का दाखिल होना बहुत मुश्किल होता है। अगर वो बंदा दाखिल हो जाता है तो उसका इस लाइन को छोड़ के बाहर जाना वो भी बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले बताया कि ये जो काश्तकारी है बाज़ का बहुत ज़्यादा मुनाफा देती है, बाज़ का बहुत ज़्यादा नुकसान भी देती है हमें। इसलिए आलू को देख के, सोच समझ के फिर लगाना चाहिए। किसी किसी साल आलू का रेट बहुत ज़्यादा होता है, उस साल हमें मुनाफा मिल जाता है। जैसे इस साल की अगर बात की जाए तो आलू का रेट इतना अच्छा नहीं रहा बाद में शुरू की निस्बत। पहले आलू महंगा रहा, लोगों ने आलू ख़रीद के रख लिए, स्टोरेज भर दिए। लेकिन अब आलू का जो रेट है वो आपके सामने है कि कितना आलू सेल हो रहा है, कितने रुपए आलू सेल हो रहा है, कितना मुनाफा, कितना नुकसान हमें देखने को मिल रहा है। बीज को इसके बाद जो हमारा अगला मरहला है वो बीज को दवाई लगा के लगाने का है। कुछ काश्तकार जो समझते हैं इन बातों को कि फंजीसाइड्स बीमारियां हैं बीज से आती हैं, वो आलू को बीज दवाई लगा के काश्त करते हैं, आलू के बीजों को दूसरे बीजों की तरह, जैसे हम मकई के बीज को दवाई लगा के इस्तेमाल करते हैं। लेकिन कुछ काश्तकारों को इन बातों का नहीं पता कि आलू के बीज को दवाई लगा के काश्त करने के क्या फ़ायदे हैं, तो वो डायरेक्ट ही उसको काश्त कर देते हैं। बाद में उनकी जो नागे होते हैं वो पड़ जाते हैं, जर्मिनेशन नहीं होती और आलू के अंदर नुकसान देखने को मिलता है। आलू का जो बीज होता है उसको दवाई लगा के काश्त करना बहुत ज़रूरी है। वो इस वजह से जितनी भी फंजीसाइड बीमारियां हैं वो आलू के बीज से लगती हैं। देखिए, आलू पहले ही पानी की तरह होता है, जब स्टोरेज से हम निकाल के लाते हैं वो खुश्क नहीं होता। उसके बाद हम फिर उसको लगाने के बाद पानी लगा देते हैं तो वो पानी ज़्यादा हो जाता है और उसी से फंजीसाइड जो होती है वो लग जाती है। फंजीसाइड के जो सफूर्स हैं, जो उसके बीज हैं, वो हवा के अंदर उड़ते फिरते हमें आम आँख से नज़र नहीं आते, लेकिन जहाँ पे भी उसको एक सही टेम्परेचर और नमी मिल जाती है वहीं पे वो लगना स्टार्ट हो जाती है। और ज़्यादातर आलू की फसल के ऊपर ये मसला देखने को मिलता है कि आलू पे ऊपर फंजीसाइड की जो बीमारियां हैं उनका अटैक सबसे ज़्यादा आता है। अगर आप आलू के ऊपर फंजीसाइड के जहर लगा के स्प्रे कर दें, मुख्तलिफ़ कंपनी के पास मुख्तलिफ नाम के प्रोडक्ट्स मौजूद होते हैं, वो आप लाके अगर इस्तेमाल करते हैं तो आप फंजीसाइड बीमारियों से बच जाते हैं। इसके बाद खादों का शेड्यूल के बारे में बात करें कि खादों का शेड्यूल हमें क्या रखना चाहिए। मेरे से बेहतर आप जानते होंगे कि हम आलू के लिए किस तरीके से खाद इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताता हूं कि जब आप ज़मीन की तैयारी करें तो 2 बोरी DAP और 1 बोरी पोटाश जो SOP है वो लाजमन इस्तेमाल करें ज़मीन की तैयारी के अंदर। उतना फ़ायदा हमें ज़मीन के ऊपर डालने का नहीं होता पानी के साथ, जितना फ़ायदा ज़मीन की तैयारी के अंदर हमें डालने का होता है। तो आप कोशिश क्या करें कि जो खाद आपने ज़मीन के ऊपर डालनी हो पानी के साथ या छट्टे के साथ या खेलों के अंदर, वो आप खाद खुराक जो भी आपने डालनी हो वो ज़मीन की तैयारी के अंदर आप डालें, तो आपको ज़्यादा मुनाफा, ज़्यादा पैदावार आपको मिलेगी। काश्तकार भाइयों, अगर आप DAP की इस साल कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, 6500-6600 रुपये में DAP की 1 बोरी हमें मिली है, तो आप उसके मुतअद्दिल जो फास्फोरसी खादें हैं वो आप इस्तेमाल करें। उनके ऊपर मेरी एक वीडियो है इस चैनल पे, आपको मिल जाएगी कि DAP के मुतअद्दिल कौन सी खादें हैं जो इससे सस्ती मिलती हैं और इससे अच्छी फायदे वाली हैं, तो वो आप लाके इस्तेमाल कर सकते हैं और फ़ायदा जो है उससे हासिल कर सकते हैं। इसके बाद जो है वो जड़ी बूटियों का कंट्रोल आ जाता है कि आलू के ऊपर जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा आती हैं, तो आप आलू के ऊपर जो जड़ी बूटियाँ रोकने वाली अद्वियात है वो आप लाके स्प्रे कर सकते हैं। जैसे पैंडी है
और इसके साथ एक और दवाई है जो चौड़े पत्ते और नुकीले पत्ते वाली, ये 2 मुख्तलिफ दवाइयाँ आती हैं। इनको अगर आप ला के स्प्रे कर देते हैं पहले 24 घंटों के अंदर अंदर पानी लगाने के बाद, तो आपकी जो गंद है वो नहीं उगेगा और आलू के ऊपर इनका कोई भी स्ट्रेस नहीं होता। इस तरीके से आप आलू की ज़्यादा से ज़्यादा और बेहतर से बेहतर जो प्रोडक्शन और पैदावार आप हासिल कर सकते हैं। ये हमारे लिए सबसे अहम चीज़ होती है। आलू के ऊपर हर काश्तकार बड़ी मेहनत करता है और उससे ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा जो है वो हासिल करता है। तो काश्तकार भाइयों, ये वीडियो यहाँ तक की थी। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।